मुकाबले में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ बड्डी साहब और मैं हूं सईद काजी। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ हैं, मगर रन डाउन पहले शेयर कर लेते हैं आपसे। अहम खबर फौजी अदालतें बहाल हो गई हैं और क्या अब 9 मई का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। फिर फर्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। साइफर केस का फैसला इलेक्शन से पहले मुतवक्कु है, इस पर भी बात करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अभी खबर आई है कि उस पर एतराज़ कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये क्या होगा सिलसिला, क्या बल्ला ले लिया जाएगा तो फिर क्या होगा। और इसके साथ ये भी कि इलेक्शन में बाद सियासी रहनुमा फरमा रहे हैं कि जनाब ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी बातें करके क्यों डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मगर इस वक्त हमारे साथ हैं माहिर कानून जनाब हसन रज़ा साहब, मेरे दीवाना दोस्त साथी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम पाशा साहब। हजूर मैं सवाल शुरू करता हूँ, फिर भट्टी साहब भी बात करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा दे दिया है, एक पार्टी को छोड़ के बाकी तमाम पार्टियां भी कहती हैं कि जमहूरियत की बका और इर्तिका के लिए जो है फौजी अदालतों में कोई हर्ज नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे इदारों को मुस्तहकम करने में कितना रोल होगा इस फैसले का, जो हमें लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेट असाइड करके प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने की इजाज़त दे दी है। फैसला बहरहाल बाद में होगा। जनाब हसन रज़ा पाशा साहब। जी काई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस इदारे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन हूँ। जी। और लॉयर्स फ्रेटर्निटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मैं अपने ज़ाती तौर पे और अपने इदारे की तरफ से इस चीज़ को बरमला कहूँगा कि हम लोग जो कि कानून और आइन की बात करते हैं वो ये समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। जब आपने एक पैरेलल सिस्टम बनाया है ATA के तहत, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत, और उसमें आपने सिर्फ दहशत गर्दी के केसेस की समाअत करनी है और उसमें भी टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है कि आपने इतने अरसे के अंदर अंदर केस को फाइनलाइज करना है, तो क्या मज़ायका है, आप क्यों नहीं उधर लेकर जाते। दूसरी तरफ मैं अब ये कहूँगा कि हमारी जो अदलिया की तारीख़ है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी अदलिया ने 2015 में 15 रुकनी बेंच था, उनमें बाई मेजॉरिटी ये फैसला किया था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पिंडी के केस में कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। और आपको याद होगा कि उसमें भी जब वो ट्रायल हुए 2 साल, वो सनसेट क्लॉज थी, तो ट्रायल के बाद जब उनकी अपीलें पेशावर हाई कोर्ट में गई तो वकार सेठ साहब जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, उन्होंने उनको बरी करार दे दिया और उनकी बरीयत के खिलाफ अपीलें ज़ेरे समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त से 2-3 साल हो गए हैं, 3 साल, और अभी तक उनकी समाअत भी नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि जब आप एक जुडिशल सिस्टम आपका पहले मौजूद है, दूसरा पैरेलल सिस्टम आपने ATA एक्ट के तहत शुरू किया, तो तीसरा अब मिलिट्री कोर्ट्स के तहत आप चलाना चाहते हैं। आल दो के 9 मई के वाक़यात को हमने हर जगह कंडेम किया और हम ये समझते हैं कि वो गलत था और उस पर जो आर्मी इंस्टॉलेशन पे जो जिस तरह तबाही और बर्बादी की गई, इस तरह मुल्क की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ अगर ये ट्रायल ATA में अब तक ख़त्म हो चुका होता, अगर गवर्नमेंट की ये विल होती तो ATA में ही ख़त्म हो चुका होता, सज़ा जज़ा हो चुकी होती। जी बड़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन पाशा साहब, आप एज ए आइनी माहिर और बार के प्रेसिडेंट और कमेटी के प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान बार तौर पे कह रहे हैं कि हमने हमेशा इस पे क्या पाकिस्तान बार इसके खिलाफ एप्लीकेंट बन के जाएगी अदालत में कि जनाब ऑलरेडी अदालती निज़ाम मौजूद है, दहशत गर्दी अदालतें मौजूद हैं, तो मेहरबानी करके उधर भेजा जाए। अगर चलो एक मान लिया, नहीं मानते, आज वो जज साहब कर गए, उधर बड़ी बहस होती है। कल को कहता है पुलिस का महकमा बड़ा जुल्म करता है, रोजाना सैकड़ों झूठे पर्चे देता है, क्या वो उनके केस भी मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं? ये तो बड़ा आसान रास्ता हो जाएगा कि जनाब एक आदमी को इसने पुलिस वाले ने 302 में नजायज चलान कर दिया।
नहीं, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। पुलिस वाले गलत या सही करते हैं, उनका अपना एक मेकनिज़म मौजूद है, डिपार्टमेंटल भी है और अदरवाइज भी आम कानून उन पे लागू होता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ नहीं जाती। एक चीज़ भट्टी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग अपोजिशन में होते हैं तो हर चीज़ का हम बड़ा बरमला इजहार करते हैं कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये नैब इस तरह कर रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स इस तरह कर रही हैं। लेकिन यूं ही जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो इन चीज़ों से नज़रें फेर लेते हैं। अब आप देखें कि 1956 से अयूब खान ने जो है वो अमेंडमेंट लाई कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री में हो सकता है। उसके बाद कितनी जमहूरी हुकूमतें आईं, और अभी आप पिछले रजीम को देख लें, पीटीआई की जब हुकूमत थी उसमें भी 27 जो सिविलियंस थे उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुए और वो सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ये कोशिश नहीं की कि आर्मी एक्ट 1956 में वो अमेंडमेंट कर देते और ये सिस्टम ही ख़त्म कर देते। अब जो हमारी आर्मी है, पाक फ़ौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो उस जो एक्ट के अंदर जो चीज़ ये है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, उसका बेनिफिट लेके अब ये किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखें ये करनी पड़ती हैं, और जब तक ये हमारी पार्लियामान जो है वो इतनी पावरफुल नहीं होती और इस किस्म की अमेंडमेंट्स नहीं करती तो ये आंख मचोली चलती रहेगी। हसन पाशा साहब, बड़ी अहम बात आपने की। जब भी हमारी सियासी कोई भी हुकूमत आती है, ख्वाह किसी की भी हो, वो अपने मुहारफिन को कभी नैब को इस्तेमाल करती है, कभी FIA को करती है, कभी एंटी करप्शन को करती है और कभी इलेक्शन की धांधली का इल्ज़ाम अदारों पर लगाते हैं, लेकिन इक़्तिदार लेने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। क्या पॉलिटिशियन एक स्टेज पे आके बैठ नहीं सकता? इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाना है, और जो अगर गलत कानून बन गया हो उसे ख़त्म किए बगैर ये तो इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं। हम क्या देखते हैं आप? अगर ये चले कोर्ट 9 मई का हर एक ने कंडेम किया और करना ही चाहिए, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन जब हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, नून लीग की भी रही, PTI की भी रही, अगर यूब दौर में था तो इसको फिर ख़त्म कर देते अगर ये समझते थे काला कानून इधर नहीं होना चाहिए। यहाँ वाकई ही अदलिया पर एतमाद नहीं रहा आवाम को, इसलिए वो सिविलियन का केस उधर ले जाना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, एक पॉइंट पे सबका कंसेंसस हो जाता है, और मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा माजी करीब की कि जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होता है तो उस पे 176 वोट लेता है वज़ीर आज़म, 4 या 5 वोटों की अक्सरियत से वो जीतता है। लेकिन जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है तो 342 के ऐवान में 341 लोग उसकी हमायत में खड़े हो जाते हैं। तो कंसेंसस तो किसी पॉइंट पे हो जाता है। अब आपकी मर्जी के मुताबिक या मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा पाशा साहब, ये फरमाइए कि अगर ये अदालत इजाज़त दे देती है तो चूंकि जो PTI के चेयरमैन है उन पर भी ये केस है, तो कैन ही आल्सो बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट? जी बिल्कुल जी, किसी केस में अगर वो उनका नाम है जो मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं तो फिर उनको भी बाकी जो 103 मुल्ज़मान हैं उनके साथ ही ट्रायल होगा। और कंडीशनल रिस्ट्रेनिंग आर्डर कोर्ट ने ये दिया है कि ट्रायल तो हो जाएगा लेकिन फाइनल जजमेंट की अनाउंसमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल डिटर्मिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो आज केस लगा हुआ था इसकी फाइनलिटी तक जो है, इसके फाइनल होने तक वो जजमेंट अनाउंस नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मतलब कैसा? हसन पाशा पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन के नाते समझते हैं कि ये फैसला ठीक हुआ है, इनका केस मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया। मतलब है बादियुल नज़र में अगर इसके खिलाफ नहीं जाते, आप अगर इसके खिलाफ अदालत में नहीं जाते। नहीं भट्टी साहब, ये बात नहीं है। मैं ये कैटेगरिकली पहले स्टार्ट में ही मैंने ये कह दिया था कि बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और बतौर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी
मैं और मेरा इदारा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। तो ये मैं बरमला कह रहा हूँ ऑन एयर। आप देखिए इतना बड़ा आपका चैनल है, अभी मैं 3-4 और इंटरव्यू दे के आया हूँ, सब में यही बात की है कि हम इस चीज़ को सपोर्ट कभी भी नहीं करते कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। अच्छा, एक और बता, इधर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी एक मैं टिकट देख रहा था शो में आने से पहले कि जनाब एतराज़ात कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं PTI के। तो ये बताइए कि ये ये क्या जो बैन होती है पार्टी, जो मैं आई नो दैट, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आपको रेफरेंस पे भेजना पड़ता है। तो क्या ये आप इसके बदले में नया देंगे जो निशान है, और उस निशान का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से क्या लेना देना? वैसे तो काई साहब बात यह है कि किसी भी पार्टी में कोई भी आप देख लें, सब के इलेक्शन उठा के देख लें, 19-20 के फ़र्क से सब ने एक जैसे ही किए हैं। और इस वैसे मासूमाना सी हरकत की है PTI के दोस्तों ने। उनको चाहिए था कि जब इतने टारगेट वो हुए हैं और उनको पता भी है कि कितना वो टारगेट इस वक्त हैं, तो उनको कोई थोड़ा सा सलीके से और बेहतर तरीके से इसको इलेक्शन करवा देते। अभी दिन भी थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 20 डेज दिए थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था। वैसे बाकी जो पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उनमें और इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन है सारे एक जैसे ही। निशान का तल्लक है, ये एक रहनुमाई फरमाए सुना है बादिउल नदर में कि बल्ला निशान ले लेंगे। क्या बल्ला का निशान लेके कोई और निशान देते हैं तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर वो जायज़ हो जाएंगे, या मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन क्या सजा दे सकता है इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मशकूक कह के या गलत कह के? देखिए जो मामलात जा रहे हैं भट्टी साहब, वो तो बल्ला निशान क्या, वो तो पार्टी को भी लगता है कि एलिमिनेट ही किया जा रहा है। और मैं इस पे भी एक अपनी रिजर्वेशन ज़रूर ज़ाहिर करूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से कि एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, आप उसको दूसरे नंबर पे रखें, तीसरे पे या पहले नंबर पे रखें, लेकिन करोड़ों वोटर इनके बाहर, लाखों वोटर इनके मौजूद हैं, उनका क्या कसूर है? मासूम लोग भी हैं उसमें, घरेलू लोग भी हैं, फैमिलीज़ हैं। तो अगर 5 या 6 हज़ार मेंबर्स ने उनके कोई 9 मई को वकूआ किया, गलत किया है, उनकी निशानदेही भी हो सकी है और हो चुकी है और वो अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। तो बाकी जो वर्कर्स हैं PTI के, उनका तो कोई कसूर नहीं, तो उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और मैं समझता हूँ कि इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया को सोचना चाहिए। अच्छा, ये काजी साहब, मैं हसन पासा जैसे बड़े साहिब इल्म लोग कम हमसे, गो अहेड प्लीज, गो अहेड। मैक्सिमम मतलब है अब उन्होंने क्या सजा दे सकते हैं आपके ख्याल में? कोई कहता है बल्ला ले लेगा, कोई कहता है जमात बैन ले लेगा। आईनी और कानूनी तौर पे उनके पास क्या अख्तियार है इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार दे के सजा देने का? देखिए वही है ना, ये उसी फर्स्ट स्टेप ये होगा कि निशान इसको अलाट नहीं करेंगे जिस तरह के माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। तारीख वही दोहराई जा रही है। जब निशान नहीं होगा तो जाहिर है फिर हर एक को एक निशान नहीं मिलेगा, तो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ निशान पे PTI के कैंडिडेट खड़े होंगे और उनको लोगों को बताना, ये मैसेज पहुंचाना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई और निशान है, दूसरी में कुछ और है, तो ये बहरहाल उस पार्टी को नुकसान होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये फैसला लीगल होगा, आप समझते हैं? ये फैसला कानूनी होगा, वो कर सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए उसके पास इख्तियारात हैं, वो कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि बाकी पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उनके इलेक्शंस को भी चेक करना चाहिए कि क्या उनके इलेक्शन अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क हैं या नहीं है। अच्छा, आगे थोड़ी सी बात बढ़ाते हैं। ये जो एक और आखिरी नुक्ता था, अगर ये सजाएं होती हैं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में फिर उनको अपील का हक हो पाएगा? क्या नज़र आ रहा है आपको, ये जो बज़ाहिर इजाज़त मिल गई है अभी तक तो मिलिट्री कोर्ट्स की? जी बिल्कुल नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के अभी
जिस केस की बात कर रहे हैं। जी जी, अभी इस केस में अगर ये हो जाता है, फॉर्मलाइज हो जाता है, कोर्ट्स को अलाउ कर देता है ये बेंच, जिस तरीके से उन्होंने पुराना फैसला सेट असाइड कर दिया है, तो क्या फिर उसमें ये भी हो सकती है प्रोविजन के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकें मिलिट्री कोर्ट से, जो अगर उनको प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ होता है तो? हाँ, ये बिल्कुल, ये तो अगर ना भी होता तो आपको याद होगा कि जब उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस है तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इन अफराद को हाई कोर्ट में अपील का हक ज़रूर मिलेगा और ये अपील कर सकेंगे, और वो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। इंटरिम ऑर्डर जो उन्होंने लिखवाया था उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, एक और मैं जिस तरह मुझे याद पड़ता है, क्योंकि आप कानून बेहतर समझते हैं, कि जब नैब पर अब क्या पार्टी को कोई रेफरेंस भी बना सकते हैं या इतना टाइम है? हाउ कैन वी कीप पीटीआई आउट ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस? क्या मतलब लीगली क्या हो सकता है? क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है अगर पार्टी को आप बैन करते हो और अभी तक तो कोई रेफरेंस नहीं आया। हाउ विल दे कीप देम आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट जो हो रहा है 2024 में? काजी साहब, सबसे पहले जब आप उनसे उनका निशान बल्ला ले लेंगे और वो नहीं देंगे तो मुझे बताएं कि क्या 50% तो उनका इलेक्शन वहीं पे फारग हो गया, और फिर जब उनके मुख्तलिफ कैंडिडेट्स मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्तलिफ निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो किस तरह कंपोज्ड होगा उनका? नहीं समझता मैं कि ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में कोई इस तरह की बात हो, तो ये तो वाकई जा रहे हैं उसी को, पार्टी को एलिमिनेट करने के हवाले से। अच्छा सर, ये बताएं, आपने सारी उम्र आईनी माहिर हैं, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी जमात से, मैं सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत का नहीं बारा, इस तरह इलेक्शन का निशान लिया है, इंतखाबी निशान वापस लिया है? 173 पार्टियां अब भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो मुस्लिम लीग नून का जो हुआ था वो सारा प्रोसेस आप देख लें कि सेनेट के इलेक्शन में लिया था। सेनेट के इलेक्शन में वो, क्योंकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, साइन किया था, लेकिन इससे पहले वही हुआ उनका टिकट तो क्या अब ये टिकट जो है वो करार पाए कि वो लीगलाइज नहीं, क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ने ले लिए हैं? इसका तो कोई एक्ट में भी नहीं आया तरमीमी, अभी तक मैंने तो नहीं देखा। 173 पार्टियां हैं, किसी इलेक्शन पे इंट्रा पार्टी पे एतराज नहीं हुआ। हमेशा एक प्रेस रिलीज आती है, हमें फलां आदमी प्रेसिडेंट हो गया, फलां जनरल सेक्रेटरी हो गया। तो अगर इलेक्शन कमीशन देता है, आप समझते हैं ये सही सजा देगा, बल्ले का निशान ले सकता है वो, जबकि माजी में 76 साल में एक मिसाल नहीं है। देखें, जो काम करने वाले होते हैं वो नहीं किए जाते और जो नहीं करने वाले हैं वो किए जाते हैं। और भट्टी साहब, पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो मौजज़ात से भरी हुई है और यहाँ पे कोई मौजज़ा भी किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता है। आप और मैं कानूनी मुँह शगाफियाँ या तज्जिए धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन जो होना है हो जाता है, जो होनी है वो हो जाती है। अच्छा, तो लिहाजा अब हम जी आखिरी सवाल अपना पाशा साहब ये फरमाएं कि फ़र्द जुर्म जो है, अदालत ने आज फ़र्द जुर्म आयद कर दिया, राय बता रहे हैं कि अब ये केस बहुत तेज़ी से चलेगा, तो ये भी एक रास्ता होगा जस्ट टू डिसएनफ्रेंचाइज अ सर्टेन ग्रुप? जी बिल्कुल, देखें, एक चीज़ तो फारग हो गई है, खान साहब जो हैं वो चेयरमैनशिप से हट गए और दूसरे चेयरमैन मुंतखब हो गए, ठीक है जनाब। अब जो दूसरा है वो सज़ा सस्पेंड हुई है, लेकिन वो सज़ा सेट असाइड नहीं हुई, इसीलिए उनको इस ओहदे से हाथ धोना पड़ा। अब साइफर वाले केस में जब सज़ा होगी तो फिर वही प्रोसेस होगा, उसकी अपील फाइल होगी, उसकी सज़ा की जो सस्पेंशन है वो मूव होगी। जब सस्पेंड हो जाएगी, चूँकि वो देखते हैं कि कितनी सज़ा देते हैं, अगर तो वो 7 या 10 साल से ज़्यादा हुई तो फिर उनकी सस्पेंशन का भी प्रॉब्लम होगा, और फ़र्ज़ माल आगे जा के 1.5 साल के बाद सस्पेंशन हो जाती है तो फिर पता नहीं। और भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में उनका भी केस है, तो ये तो सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जब तक कि उनकी। अच्छा पाशा साहब, आपसे गुफ्तगू का वैसे मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आज, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गुजारिश ये है
कि साइफर में सजा दे देते हैं आप एज एनी माहिर। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियार है कि कोई साइफर आए उसे डी क्लासीफाई करे और उसे ओपन कर दे? क्या साइफर में आप इतनी ताकत समझते हैं कि उसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर को सजा दी जा सकती है? जबकि ओरिजिनल कॉपी आज भी वजारत खारजा में पड़ी है। ये बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं खबर भी दे रहा हूं। ये भट्टी साहब, एक चीज बहरहाल मैं समझता हूं कि पीटीआई के साबिक चेयरमैन ने चाइल्डिश एटीट्यूड इख्तियार करते हुए ये सारा काम किया है। उनको इस सारी चीज़ को ओपनली जल्द से मैं नहीं कहना चाहिए था, उनको लोगों को शो नहीं करना चाहिए था, चाहे वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर था। फिर उन्होंने एडमिट किया कि मेरे पास था और वो गुम हो गया। फिर जो ऑडियो आई जिस पे ये था कि मैं इस पे खेलूंगा, ये सारी चीज़ें, और उन्होंने इस पे बयानिया बनाया, वो खेले और उसमें भट्टी साहब वो कामयाब भी हुए। मैं समझता हूं कि साइफर वाले मामले पे उन्होंने जो पॉपुलैरिटी गेन की वो इससे पहले उनकी नहीं थी, खेले, लेकिन अब वो देने पड़े। फिर साहिब इल्म से हमें रहनुमाई लेनी पड़ती है। फिर साहिब इल्म आपसे रहनुमाई पड़ती है। मेरा मतलब है कानून कहता है, इत्तेजाद ऐसा फरमाते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर उसने ओथ लिया है, अगर वो समझता है मुल्क के खिलाफ साजिश होती है तो डी क्लासीफाई करके उसे ओपन कर सकता है। क्या ये कानून है कि नहीं? आइन क्या कहता है इसमें? फैसले तो जो होंगे वो यकीनन मानने पड़ेंगे। देखिए, डी क्लासीफाइड किया जा सकता है और डी क्लासीफाइड हुआ, लेकिन उसके जो पोस्ट डी क्लासिफिकेशन के बाद के जो सारे मामलात हैं वो उनको कनेक्ट करते हैं उनको मंजरिया पे, जिस पे उन्होंने नेगेटिविटी अटैच हुई, जिस पे वो खेले भी और वो उस पे कामयाब हुए। पॉलिटिकल गेन उन्होंने ले लिया, लेकिन जो उसकी क्रिमिनोलॉजी है वो उससे वो बच नहीं सके। जनाब हसन रजा पाशा साहब, चेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने कुछ कोशिश की कि इसको समझने की कोशिश करें। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कुछ और भी अहम मौज़ूआत हैं, इंटर पार्टी अपना बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब से, कराची में क्या सिलसिला है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले आपको कुछ शॉर्ट सुनवाते हैं मौलाना फजल रहमान के, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब, मेरा एक सवाल आपसे, बड़ा मासूमाना सा सादा सा सवाल है। इतना हमें करना पड़ रहा है, ऊपर 500-200 केस चल रहे हैं, एक हम क्यों नहीं पीस ऑफ लेजिस्लेशन लाते और वोटर को क्या देते हैं कि बस तुसी इन्होंने वोट देना है? सब मेरे इस तो अलावा तुसी किसी ने वोट ही नहीं पाना। मेरे ख्याल में जो हमारे पॉलिटिशियन फरमा रहे हैं, इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए। एक अवाम अब इन्हें सूट ही नहीं करता, छीन लेना चाहिए। भाई आप कीड़े मकोड़े हो, आपका क्या हक के मुल्क के वज़ीर आज़म करो। वो कह रहे हैं कुछ ताख़ीर होती है, शफाफ इलेक्शन अगर हमें मिलते हैं। तो शफाफ का क्या मतलब है? मुझे बताए कौन सी ताख़ीर से शफाफ इलेक्शन होंगे? इस दौरान क्या होगा? एक महीना आगे कर लेंगे तो क्या होगा? शफाफ इलेक्शन क्या है? तुम्हारे लिए ग्राउंड पहले खुली है, पीटीआई के लिए हर रास्ता बंद है, हर दरवाज़ा बंद है, हर गली बंद है, हर मोहल्ला बंद है, हर शहर बंद है, हर सूबा बंद है, हर कस्बा बंद है, हर करिया बंद है। तो मौलाना साहब कौन से चंद दिन, जो चीफ जस्टिस हुक्म उनका है कि 68 को, ये कह रहे हैं कि मेरे हो जाए चंद दिन, वो चंद दिन में क्या शफाफियत आएगी? मैं समझ नहीं पाया। भाई मैं अकल से आ रही हूँ। आसफ अली जरदारी साहब ने भी कहा 8-10 दिन। भाई वाह 8-10 दिन, पहले ही 90 दिन के बाद आपने ज़ियाउल हक को जिंदा कर दिया, मुशर्रफ को जिंदा कर दिया। ये पॉलिटिशियन जमहूरियत किस मुंह से कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हसन रजा पाशा साहब ने कहा है कि जी फिर ये कैसे किस कानून के तहत हर जो उम्मीदवार है एक पार्टी का उसका अलग निशान होगा? यानी इससे रिडिकुलस सिलेक्शन का क्या फायदा? बंद करो। प्राइम मिनिस्टर का हलफ दियो। 70 साल तारीख में इस कमीशन, सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को ये आज़ाद हासिल होगा किसी पार्टी के निशान लेगा। आज तक नहीं हुआ। 173 पार्टियों का निशान ले, वो निशान ले लोगे तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जायज़ हो जाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये मुल्क, ये आज जिन जमातों जश्न मना रही है कि तरीके साहब के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, सरकार को और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज से कुछ अरसा बाद उन जमातों पर यही हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। नहीं, ये भट्टी साहब किसी काजी साहब कोई काम पहली दफा होता है, फिर बार बार होता है। ये बात जब आइन शिकनी आप मामूल बना लेना
आप जो कहते हैं ना लाडला या फ्राडिया अपनी मर्जी का होना चाहिए। भट्टी साहब, अगर मैं बतौर साफ़ी कुछ ऐसा करूं और खुश हूं कि आज भट्टी साहब के मुंह पे जिप लगा दी गई है और मैं खुश हो रहा हूं, तो असल में वो मैं रास्ता बना रहा होता हूं कि कल मेरे मुंह पे भी जिप लगे। अच्छा, उसका जवाब देता हूं। यही हो रहा है प्रैक्टिकली। कुछ साफियों पे जिप लगा दिया और कुछ को फोन किया जाता है, इसको गेस्ट बुलाओ, इसको गेस्ट बुलाओ, इसने तोशाखाना की 3 घड़ियां ली हैं, इसने 4 घड़ियां ली। ये तो हो रहा है यार। उनकी बंद साफी टाइम भी ना वे अच्छी घड़ी थे। भट्टी साहब तुसी की इतराज करते हैं 3 घड़ियां लिया ने यार, सैकड़ों हैं। काजी साहब, बात ये नहीं है, बात आइन और कानून। अच्छा, शॉर्ट सुनवाना है आपको यार ऐसे। अच्छा मौलाना साहब, चंद दिन मोहर होने के बाद शफाफियत कैसे आएगी, मुझे भी तो बताया ना। जब वो पावर में आएंगे, ये शफाफियत है उनका मतलब। ये मैं उसको तर्जमा कर देता हूँ, सुनिए जरा अपना मियाँ साहब क्या फरमा रहे हैं। जैसे मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया, मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है साहब। फिर एक बात मैं बता दूं, जरा सुनिएगा मुझे आराम से। 80 बाज नहीं जाना। मैं वैसे once we are in power we'll tell you this is what they mean। मेरी गुजारिश है कि इमरान नवाज शरीफ को शायद बादिउल नजर में मुबैना तो हुकूमत दिलाई जाएगी, तो यह हिसाब लाजमी ले, हर एक से ले। यार एक दफ़ा आपने 85 में हिसाब लिया गैर जमाती इलेक्शन में आके, जुनेजो को छुरा गोम के दिया, 2 दफ़ा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिरा के दी, यूसुफ रजा गलानी को घर भेज के हिसाब लिया आपने, अब इमरान खान को घर भेज के हिसाब लिया। अब अदारों से लेना तो लें भाई, हमारा क्या कसूर है। कहता टगया वे टगया, तेन चोर लै चले, और चोई सब सुनते लो। तो साफियों का काम है, उन्हें कहा चौधरी को भी पट्टे खाने से चोर आगे ले लें साहब, भाई अच्छी बात है, जिनको कहते रहे उनसे लें साहब। बस मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक थोड़ी सी अर्ज करके कि अगली हुकूमत भी जो होगी ना, जिस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कुछ कर रही हैं, वो भी एक काकड़ 2 होगी हुकूमत, और वहीं रहना है, वहीं रखा जाना है। इसलिए कोई ज़्यादा बातें करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मगर देखेंगे तारीख में क्या होता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और हमारे साथ अब होंगे जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, MQM के डेप्यूटी कन्वीनर। उनसे पूछेंगे उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या सिलसिला है। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है MQM के मरकज़ी रहनुमा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई, आपने हमें वक्त दिया। हजूर, मैं डायरेक्ट इस सवाल पे आता हूँ कि वैसे तो हमें कोई हक नहीं है और यकीनन हमें यकीन भी है जब चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं, मगर कुछ सियासी हलकों में से भी आवाज़ें आ रही थी और कुछ आपके भी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और कुछ जरदारी साहब ने भी कह दिया जी कि अगर कुछ थोड़े लेट भी हो जाएं तो क्या ये कोई, इस पे आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और आपको वैसे लग क्या रहा है? हमें तो इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें तो अगर किसी को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इलेक्शन वक्त पे और चाहिए, फौरी चाहिए, तो वो आई थिंक MQM है। और हम पहले दिन से ये बात, अपनी मौक़िफ़ की बात करते रहे, और वो इसलिए चाहिए कि 2018 में 14 सीटें यहाँ पर PTI ने जीती नहीं थी, यहाँ की सीटें उनको दी गई छीन कर। तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और अभी अगर ग्राउंड पे किसी की एक्टिविटी अगर पूरे पाकिस्तान में चल रही है, तो आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3-4 महीनों 5 महीनों से उठाकर देखें कि MQM फुली जो है वो गेयर्ड अप है, ग्राउंड पर है। हम जलसे कर रहे हैं बड़े बड़े टाउन वाइज, और फिर कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से हमारा राब्ता है। हमने 4 महीने पहले 5 कैंडिडेट्स इस शहर में अनाउंस भी कर दिए। फिर हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, हो रहे हैं। तो सारे वो लवाजमात जो कि इलेक्शन के लिए की जाती हैं, लोगों से कांटेक्ट के हवाले से, अपने नैरेटिव के हवाले से। फिर हमने जो इलेक्शन में जो हमारी सबसे बड़ी जो अपील है वो ये है कि हम 1 पॉइंट एजेंडे पे जा रहे हैं, किसी भी को भी की हिमायत करेंगे या उसकी मुखालफत करेंगे। और वो आइनी तरामीम की बात है कि हम 3 आइनी तरामीम हमने प्रपोज किया है, सारी पार्टीज़ को बुलाकर उसकी प्रेजेंटेशन दी है, इंटेलेक्चुअल्स को, मीडिया के लोगों को, लॉयर्स को, और हमारी तमाम उन तरामीम की बहुत तायीद हुई हर जगह, जिसमें हम इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर पाकिस्तान की गली कूचों में लेकर जाना चाहते हैं। तो हम
तैयार हैं और हम चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो। हमारा तो ये मौक़िफ़ है, एमक्यूएम का मौक़िफ़ है। जो एतराज़ात की बात है वो आपको पता है कि हमने की है। बबांग दौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सूबे के वो वही साहब थे जो कल तक 24 घंटे पहले तक जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए यहाँ पे 1 साल पहले सिंध में। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कैसे हुए आपके तमाम टीवी कैमरों के जरिए पूरे पाकिस्तान ने देखा है। बाकायदा आते हैं अंदरून सिंध में पोलिंग स्टेशन पे, वो स्टाफ और पोलिंग के डब्बे उठाकर ले जाते हैं, 5 बजे वो छोड़ जाते हैं और अंदर से वोट निकलता है पीपल्स पार्टी का, उसको अनाउंस कर देते हैं कि जीत गया। अगले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सूबाई को सैक हो जाना चाहिए था, गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। वो 1 साल तक जो है वो अभी 24 घंटे पहले तक वो यहाँ पर सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर काम कर रहे थे। तो ये एतराज़ बिल्कुल हमारा था। हमारे हल्के जो है वो एतराज़ात जो 13-14 वो रद्द कर दिए गए, पीपल्स पार्टी के मान लिए गए। ये हमारा एतराज़ था जो कि हम कोर्ट में जिसके लिए जो है फाइट कर रहे हैं। भट्टी साहब, अच्छा, मुझसे गुजारिश है कि आपने खदशात का इजहार किया कि 2018 में यकीनन चलो पीटीआई की सीटें दी गई, तो मौजूदा हालात में जबकि कराची में फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी का मेहर भी आया है, क्या आप समझते हैं कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हालात ऐसे हैं कि एमक्यूएम अपने दफातर भी खोल सके, अपनी कंपेन भी चला सके, कोई रुकावट तो नहीं है? जबकि पीपल्स पार्टी खुद लेवल प्लेइंग फील्डिंग की डिमांड कर रही है, उन्हें क्या मुश्किलात है? लेवल प्लेइंग फील्ड वो जो है वो पंजाब में मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मांग रहे हैं, जहाँ पर सारे लोगों को उनकी पार्टी में शामिल करा दिया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे हम यहाँ मांग रहे हैं और हम पार्टी में शामिल कराने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर उनका सिस्टम चल रहा है पिछले 15 सालों से, जहाँ पर उन्होंने 15 सालों पे खूब लूट मार की है, यहाँ पर बैड गवर्नेंस की है। कराची जैसे शहर को, जो कि मेरे ज़माने में दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, आज दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में शामिल है। 22,000 अरब रुपए खर्च करके आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते लाहौर के शहरियों को कि लाहौर के लोगों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। क्योंकि कराची में रोज़ाना गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। हम पीपल्स पार्टी 15 सालों में गटर पे ढक्कन भी नहीं लगा सकी है। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट है। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वहां चाहिए, पीपल्स पार्टी से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सूबाई, उनका मेंबर जो है वो दुर्रानी साहब, वो वहाँ उनके बैठे में, वो सारी जेरिमेंडरिंग करते हैं हल्कों में। यहाँ पर पुलिस उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, पैसा उनके पास है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें यहाँ पर चाहिए। हम एमक्यूएम के ऑफिस खोलने नहीं, एमक्यूएम तो हर गली कूचे में जा रही है। हमारे 3 साथी शहीद किए उन्होंने 24 घंटे पहले। उससे पहले जो है वो 40 दिन पहले हमारे एक साथी शहीद किया उन्होंने जो है मंगोपीर में। उससे तकरीबन 2 माह पहले इकबाल महसूद साहब की ऑफिस पर, इलेक्शन ऑफिस पर हमला कर दिया गया सोराब बोर्ड पर। और सारे तीनों इंसिडेंट में पीपल्स पार्टी के लोग मुलव्वस हैं, पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी जो कि ये ख्वाब देखकर बैठी थी शायद कि कराची को उनके लिए बिल्कुल थाल में सजाकर उनको दे देंगे। खास तौर पर जब से हमारा ये मर्जर हुआ है, एमक्यूएम और पीएसपी का मिलाप हुआ है, और उसके बाद जो पार्टी में एक स्ट्रेंथ आई है, लोगों में एतमाद आया है, कारकुनान जो है वो एक्टिव हो गए, उसके बाद से ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगर वज़ीर आज़म बनना है, उनको अपने लोगों को समझाना चाहिए कि अपनी टोन ठीक करें, अपनी गुफ्तगू ठीक करें और शहर पे कब्जा करने की कोशिश ना करें। इससे उनकी वजारत उज़्मा की कुर्सी दिन ब दिन दूर होती चली जा रही है। उनके लोग, मैं बहुत मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो नीचे के लोग हैं कराची में, खासतौर पर जो उनके जिम्मेदारान हैं, उनकी जो सेकंड टियर है लीडरशिप की, वो बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा की कुर्सी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। अगर उनका यही एटीट्यूड रहा तो इस जन्म में तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बनते फिर। अच्छा मुस्तफा साहब, ये बताएं कि चले 15 साल वो उन पे जो मुबैना करप्शन रही, अब निगरान हुकूमत है और इस निगरान हुकूमत के दौरान भी एमक्यूएम को टारगेट कराची जैसे बड़े शहर जो पाकिस्तान का दिल है, तो इसका मतलब है आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी में उनकी अभी भी रूट्स हैं कि वो एमक्यूएम जैसी मकबूल जमात को कराची में आके कत्लो गारत हो रही है, तो हुकूमत कहाँ है फिर? देखिए, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की प्रोपोज हुकूमत है। जो जस्टिस साहब हैं एक्स, वो रिजवी साहब, वो बहुत रेप्यूटेड आदमी है, लेकिन डेफिनेटली उनकी जो इंक्लिनेशन है, उनका जो उनके जो थॉट्स हैं वो पीपल्स पार्टी से मिलते हैं। जब भी तो
पीपल्स पार्टी ने उनको प्रपोज किया और मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो सबको पता है कि वो उनके बिल्कुल दरमियान के पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान के राब्तेकार हैं। फिर जो वज़रा हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, वो तो आज भी वही है। देखिए 15 साल में भट्टी साहब इन्होंने एक नौकरी नहीं दी है कराची हैदराबाद वालों को, एक नौकरी। जो कोटा सिस्टम इनके बड़ों ने लागू राइज किया है, इनकी ये नस्ल ये उस कोटे पे भी कोटा नहीं देती। कोटा पर 40% शहरी कोटा था, 60% जो है देही कोटा था। जब ये नस्ल इनकी जब देही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे को शहरी लोगों को देने के बजाय ये उस पर जाली डोमिसाइल बनाकर ये कोटा भी नहीं देते शहर वालों को। तो सारे लोग तरक्की कर गए 15 सालों में, सब लोग नए अपॉइंट हो गए, एक पूरी 2-3 नस्ल जो है वो इन्वॉल्व हो गई। तो हर तरफ इन्होंने अपने लोग, एक ट्रैफिक पुलिस से लेकर सेक्रेटरी तक के तमाम लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के वर्कर टाइप लोग हैं। तो वहां पर तो बिल्कुल स्पेस नहीं। लेकिन हैविंग सेड दिस और एवरीथिंग, हम जो आपने कत्ल गारतगिरी की बात की, देखिए एमक्यूएम लड़ना नहीं चाहती, लेकिन एमक्यूएम लड़ना जानती है। ये हम कल भी कन्वीनर ने बात की है, मैं इसको रिपीट करता हूं, हम अभी लड़ना नहीं चाहते। हमने बहुत मुश्किल से इस शहर में अमन को बहाल करवाया, हमने कुर्बानी दी है। हमने 22 लोग यहां पर एक सवाल मैं चाहता हूं आपका फायदा उठाऊं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप है, शहबाज शरीफ साहब है, मरियम साहब हैं, ये सेफ हल्के ढूंढ रहे हैं। और एक खबर ये भी उड़ती है कि शायद कराची से ये इलेक्शन लड़े। तो क्या आप उनको यहाँ अकोमोडेट करें या इस तरह की कोई गुफ्तगू आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ चल रही है? नहीं, इस स्पेसिफिक नामों पे तो कोई गुफ्तगू नहीं चल रही है, लेकिन एक हमारी एक ब्रॉड सी गुफ्तगू ज़रूर है। ओवरऑल एक ब्रॉड गुफ्तगू है एक बड़े कैनवस में, वो ये कि जिसका असर व रसूख जहाँ पे जिस पार्टी का होगा, दूसरी ये तमाम पार्टियां उसको कॉम्पीट उससे नहीं करेंगी, वहां पर उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके साथ उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, उनके साथ उनकी मदद करेंगे। ये एक ब्रॉड सा एक जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग कह लें आप इसको, एक कॉन्सेप्चुअल इसकी जो है वो एग्रीमेंट कह लें। तो एक गुफ्तगू में ये वाली बात है कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां जहां जिसका असर रसूख है जिस पार्टी का, दूसरी जो पार्टियां हैं जो वहां पर वो उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इंटीरियर सिंध में एमक्यूएम के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे वोट हैं। नवाब शाह सखर मीरपुर खास में एमक्यूएम एमपीएशिप जीतती रही है, उसके ऊपर एनए की सीट्स हैं। फिर उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे हल्के जहां 10-10, 15-15 हज़ार एमक्यूएम के वोट हैं, जहां से एमक्यूएम शायद जीत नहीं सकती लेकिन वो जितवा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट हो सकती हैं जहां पर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, लेकिन स्पेसिफिक किसी नाम के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। आपने फरमाया कि 18 में पीटी नून लीग को डैमेज करने के लिए लहराया गया। 2002 में अगर मुझे याद हो तो मुझे याद है मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें थी, 2006 में कितनी थी, ये मुशर्रफ दौर था, आपको भी याद होगा। एज ए सियासतदान, एक पॉलिटिकल रहनुमा, क्या आप समझते हैं किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कोई भी नाम हो, उसके खिलाफ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो, खवातीन को, बुजुर्गों को, बच्चों को पकड़ा जाए, बंदा लापता और अचानक टीवी में इंटरव्यू दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, क्या ये रवायत अच्छी है? ये तो कल को किसी और सियासी जमात के साथ भी होगा। छोड़ दें आज किसके साथ हो रहा है, कल भी अगर हुआ था गलत था, तो अगर ये रवायत चली तो कल ये किसी न किसी 5-6 साल बाद मुस्तफा कमाल साहब ये रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें, दूसरी जमात के साथ यही सलूक होगा। नहीं, इसमें आपकी इस वाली बात से भट्टी साहब कौन डिसएग्री कर सकता है? होगी ना, लेकिन क्या कोई सबक सीखने के लिए तैयार है? जवाब है कि नहीं है तैयार कोई सबक सीखने के लिए। 70 सालों से मट्टी डालते चले जा रहे हैं और हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ना पाकिस्तान चलाने वाले और ना सियासतदान कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। पहले भी होता रहा है, अभी भी जिसके पास पावर आती है वो कहता है कि भाई पाकिस्तान के सारे इदारे मेरे लिए इस्तेमाल हो, उसको इदारों की मदाखलत पे एतराज नहीं है। आज भी पीटीआई को मदाखलत पे एतराज नहीं हो, कहते हैं मेरे लिए इस्तेमाल हो, दूसरे भी ये वाला काम करते हैं। भट्टी साहब, इसके अंदर पहल सियासतदानों को करनी पड़ेगी। जब उनके पास पावर आती है, वो अगले 50 साल हुक्मरान कैसे रहेंगे उसके लिए वो सब कुछ, सारे उसूल
उसूलों पे बम गिरा देते हैं। खुदा के वास्ते आपको रिफॉर्म्स जब तक नहीं करेंगे इस मुल्क में, आप अपनी सियासत, अपनी इख्तदार से आगे एज अ लीडर बन के, एज अ कौम के लीडर बनकर जब तक कोई फैसले नहीं करेंगे, फैसले बातें नहीं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब 2018 से पहले, मुझे बहुत इस चीज का दुख भी है और मुझे बहुत आस भी थी बहुत ज्यादा कि यार ये आदमी बाहर के निजाम को समझा हुआ है, देखा हुआ है, कम से कम ये जब आएगा इख्तिदार में तो ये आइडियल किस्म की थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट डिवोल्यूशन ऑफ पावर करेगा। पाकिस्तान का सारा मसला यही है कि इख्तियारात और वसाइल एक जगह जमा हो गए। अरे भाई, इमरान खान साहब की तकरीरें उठा के देखो कि वो लंदन, वो क्या डिवोल्यूशन के ऊपर क्या बात करते थे, जबरदस्त हुकूमत आ गई उनकी, PMLN की लोकल गवर्नमेंट थी, यक जुम्बिश कलम उनको घर भेज दिया, उनको घर भेज दिया। 2.5 सालों तक वो जो मुकदमे लड़ते रहे। उसके बाद KP की हुकूमत जो है वो खत्म हो गई, लोकल गवर्नमेंट की, सिंध की जो है वो पूछने वाला नहीं, बलूचिस्तान। और आपने अपने टेन्योर में कोई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ही नहीं कराया। आपने 4 साल गुजार लिए, कोई इलेक्शन ही नहीं कराया अपने लोकल गवर्नमेंट का, और आपने थर्ड ईयर कोई आपने रिफॉर्म्स ही नहीं किए। आज जो हम आईनी तरमीम पे लेकर घूम रहे हैं, ये आपको करना चाहिए था कि भाई इख्तियारात और वसाइल सारे वफाक से नीचे आ गए, इदारे बनाने चाहिए थे, पुलिस को ठीक करना चाहिए था, रिफॉर्म्स करने चाहिए थे। आप स्टंटिंग की बात करते थे कि मुल्क में साहिब इल्म को रोकना अच्छा नहीं लगता। एक सवाल में तशंगी ना रह जाए, क्या आप समझते नहीं है कि मुल्क में मजीद सूबे बनाने की जरूरत है? कोई इसकी डिवीजन इस किस्म की है क्या? एज MQM के रहनुमा, पाकिस्तान के सिटीजन, मजीद सूबों की जरूरत है और इस हकीकत को सियासतदानों को समझना चाहिए। बिल्कुल सूबों की जो है वो मजीद सूबे बनाने की मुल्क में जरूरत है आपको, लेकिन सबको साथ मिलाकर एग्री कराकर, इस पे फसाद करा के नहीं, इसकी जो भी इसके अंदर कंफ्यूजन है इसके ऊपर डिबेट कराकर, बात करके, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में है। लेकिन सूबे मजीद आप बनाने के बाद भी आपके मसाइल, आज के जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, वो हल नहीं होंगे। सूबे बनाने के बाद भी आपको सूबों से भी इख्तियारात, और ये इस पॉजिटिव नोट पे, और आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है इस क्रैकडाउन का और आशीर लाडलेपन का, इसे सिर्फ सियासतदान ही मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पे आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का, और आपका भी देखने के लिए। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।